आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर भारतीय राजनीतिक विचारक, जिसमें आप पढ़ेंगे आज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिसके बारे में हम परीक्षा से संबंधित विशेष सामग्री एकत्रित करेंगे और परीक्षा से संबंधित ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये शॉर्ट है और आपके लिए अच्छा भी है। दादा भाई नौरोजी जो है वो कॉम्पिटिशन्स में भी काम में आता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक विशेष चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से याद करें। दादा भाई नौरोजी के बारे में, उनके राजनीतिक विचार, उनका जीवन परिचय, उनका सामाजिक दर्शन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें से कैसे प्रश्न आएंगे वो सभी पढ़ेंगे। यानी आप जानते हैं कि आपके लिए दो तरह के प्रश्न, तीन तरह के प्रश्न आते हैं: छोटे प्रश्न, मध्यम प्रश्न और बड़े प्रश्न। तो इन तीनों को हम आज पढ़ेंगे। देखिए, आपको यदि पीछे के वीडियोस देखने हैं जिसमें आपको प्रश्न बैंक है, जैसे मॉडल पेपर हल करके बताए गए हैं, इसके अलावा जैसे पूरे डिटेल्स पार्ट है, मैं तो आपको कहता हूं कि डिटेल्स में जो पार्ट है वो आप पढ़ें, उसमें आपको अच्छा मजा आएगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। तो मैं ये सोचता हूं कि आप उनको पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। वहां पे पॉलिटिकल साइंस की अलग है, हिंदी लिटरेचर की अलग है, हिस्ट्री की अलग है, जनरल हिंदी की है और जनरल इंग्लिश की है, और भी अभी ज्योग्राफी की भी शुरू हो गई है। तो ये सभी लिस्टें आपको मिल जाएगी, वहां पर आप पाठ को पढ़ सकते हैं। उसमें जो भी सामग्री आपको मिलती है, हो सकता है कि आपकी अच्छी मदद हो। और चैनल पर अगर आए हैं तो आप, अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो बनाने की जो प्रेरणा है वो आगे भी मुझे मिलती रहे और आपके लिए तरह तरह के और नई नई सूचनाएं अपडेट करवाता रहूं। तो आइए चलते हैं इस पाठ की तरफ और आज का पाठ पढ़ते हैं कि कैसा लगता है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, वहां पे सब आपको लेसन्स मिल जाएंगे, वहीं से आपको पढ़ना चाहिए। अब दादा भाई नौरोजी 1825 से लेकर के 1917 तक उनका जीवन काल रहा। 1825 से 1917 तक, और यूं कह सकते हैं कि लगभग 92 ईयर्स, यानी 92 ईयर्स तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार, भारत के पितामह और दादा भाई नौरोजी ने अपने विचारों से भारत की राजनीति नहीं, आर्थिकता को भी प्रभावित किया। एक तो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों जो थे उनमें से एक सदस्य थे। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन के सूत्रधार थे और इनको पितामह भी कहा जाता था, भारत के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई ने आर्थिक दर्शन पर अपनी एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और ये कांग्रेस के 3 बार सभापति भी चुने गए, 3 बार सभापति चुने गए। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, निर्गम का सिद्धांत, जिसको ड्रेन थ्योरी कहा जाता है। निर्गम का सिद्धांत है अर्थात धन का निर्गम, यानी यहां से धन जो इंग्लैंड जाता था उस पर अपने विचार हैं। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। निर्गम का सिद्धांत किसके द्वारा है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। भारतीय सामाजिक और आर्थिक चिंतन में उतना ही विस्फोटक बन गया था जितने मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। जो इन्होंने निर्गम का सिद्धांत पुस्तक लिखी थी, उस निर्गम के सिद्धांत की पुस्तक को पढ़ करके लोगों की आंखें खुल गई कि वास्तव में ही इंग्लैंड वाले अंग्रेज वो क्या कर रहे हैं। अब इनका जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। जीवन परिचय के बारे में चले तो दादा भाई नौरोजी का जन्म है वो बंबई में हुआ था, एक धार्मिक और पारसी परिवार में हुआ था। 4 सितंबर 1825 को, 4 सितंबर 1825 को हुआ था। और जब ये 10 वर्ष के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था और उनकी मां रही। उनकी मां ने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई और बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज के छात्रों में सदैव ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा करते। एल्फिंस्टन कॉलेज से इन्होंने शिक्षा की और वहां ये फर्स्ट पोजीशन पर रहा करते थे। उस समय मुंबई के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रधान न्यायाधीश थे सर पर्सकिन मेरी। पर्सकिन मेरी जो अंग्रेज थे, और वो ये चाहते थे कि ये बच्चा इंग्लैंड जाकर के वकालत पढ़े, और उन्होंने वकालत पढ़ने का जोर भी दिया। लेकिन 1850 ईस्वी में दादा भाई ने एल्फिंस्टन कॉलेज में ही अंक गणित और प्राकृतिक विज्ञान के अध्यापक नियुक्त हो गए। वो क्या है कि 1850 ईस्वी में अंक गणित और प्राकृतिक विज्ञान इसके टीचर बन गए, 1850 ईस्वी में, यानी लगभग 33 वर्ष की उम्र में। और इस स्थान को प्राप्त करने वाले वे प्रथम भारतीय थे। अगर मान लो कहीं इनमें आपको मिस्टेक लगती है, डाउट लगता है, तो आप जरूर मुझे भी बताइएगा, कमेंट में मुझे भी बताइएगा, ताकि उसमें सुधार किया जा सके। आपका धन्यवाद ज्ञापित होगा।
और सन 1853 में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। तो अगर पुस्तक में आ जाता है बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा, अपने साथियों के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और कब की थी, 1853 ईस्वी में। आगे देखिए, सन 1856 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 1856 में उन्होंने कॉलेज की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया था और एक पारसी कंपनी केमा एंड सन्स में, केमा एंड सन्स एक व्यापारिक कंपनी थी जो पारसियों की थी, उसमें व्यापारिक काम की देखभाल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। केमा एंड सन्स की देखभाल करने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड चले गए थे। 1867 में इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। कब की थी, 1867 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1869 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक शाखा बंबई में स्थापित की। तो बंबई में 1869 में की इंडिया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और लंदन में इन्होंने 1867 में कर दी थी। 1874 में वे बड़ौदा रियासत के दीवान बने थे। 1874 में बड़ौदा रियासत के दीवान बन गए थे। 1875 में बंबई कॉरपोरेशन के सदस्य भी बने। 1875 में इनके पदों में वृद्धि होती गई। 1885 में वे बंबई प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के एक अध्यक्ष अतिरिक्त सदस्य भी बने। 1885 में बंबई की जो प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद है उसके एक सदस्य बन गए थे, सदस्यों में से एक थे। 1892 में उन्होंने केंद्रीय फिसम्बरी से चुनाव लड़कर के ब्रिटिश लोकसभा के सदस्य बने थे। यानी फिसम्बरी से, केंद्रीय फिसम्बरी से चुनाव लड़ा और ब्रिटिश जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका एक मेंबर भी इन्हें बनाया गया था। और अपने इंग्लैंड के एक लंबे निवास में, इंग्लैंड में उन्होंने काफी समय तक निवास किया था, उसमें उन्होंने 3 मित्र बनाए थे। एक तो उनके मित्र था ग्लैडस्टोन, ब्रैडलाफ और ब्राइट। ये तीनों अंग्रेज मित्र उनके अच्छे मित्र थे। नौरोजी ने इंडियन सिविल सर्विस परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर होने का प्रस्ताव चार्ल्स ब्रैडलाफ के द्वारा रखा है। चार्ल्स ब्रैडलाफ जो था ये इनका दोस्त था और इन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये जो इंग्लैंड में होती है आईसीएस की परीक्षा होती थी पहले, इंडियन कलेक्टर सर्विस, आईसीएस की, उन्होंने आईसीएस की एग्जाम जो है वो इंग्लैंड के जगह, इंग्लैंड तो में तो होती है, इसके अलावा भारतवासियों के लिए वो परीक्षा है वो भारत में ही होनी चाहिए, ये प्रस्ताव उन्होंने रखवाया था। और 1897 में उन्होंने वित्त व्यय संबंधी कमीशन के समक्ष अपनी सिफारिश प्रस्तुत करके कमीशन को ज्ञापन भी दिया। 1897 में उन्होंने वित्त व्यय, भारत से संबंधित जो वित्त व्यय है अर्थात भारत से संबंधित जो बजट है उस बजट के बारे में भी उन्होंने ज्ञापन दिए थे। और वो अपने जीवन में कांग्रेस के 3 बार सभापति रहे थे। कितनी बार, 3 बार। एक तो कलकत्ता कांग्रेस में 1886 में, और 1893 में लाहौर कांग्रेस में, और फिर 1906 में कलकत्ता कांग्रेस में। कलकत्ता कांग्रेस के वो 2 बार रहे थे, 1886 में और 1906 में, यानी लगातार 2 बार रहे थे, लगातार नहीं, 1 साल छोड़ करके। और 1893 में लाहौर कांग्रेस के भी वो अध्यक्ष रहे थे। 30 जून 1917 को इस महान विभूति का देहांत हो गया। 30 जून 1917 को दादा भाई के जन्मदिन पर बोलते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि हम दादा भाई को भारत का पिता में कहते हैं। दादा भाई ने भारत की सेवा को अपना धर्म बना डाला था। उन्होंने, गांधी जी ने कहा कि हम भारत में जो है उनको पिता में कहते हैं। तो पिता में कहने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दादा भाई जो है वो एक भारत की सेवा को ही उन्होंने अपना धर्म माना था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये पाठ समझ में आ रहे हैं। और दादा भाई नौरोजी की कुछ रचनाएं हैं। एक तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये 1901 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1901 में लिखी गई थी और ये लंदन से प्रकाशित हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। और ये ग्रंथ राजनीतिक और समाजवादी चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का एक महाभाष्य माना जाता है। देखिए कौन सा ग्रंथ राजनीतिक और समाजवादी चिंतन में आर्थिक दृष्टिकोण का महाभाष्य माना गया है, और वो कौन सा है, वो है दादा भाई नौरोजी की रचना पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी इन इंडिया उन्होंने 1876 में लिख दी थी। और पॉवर्टी इन इंडिया में उन्होंने भारत की दरिद्रता, अकाल, भूखमरी, बीमारी, शोषण, इन सब का बड़ा सजीव वर्णन किया है, जो 1876 में उनकी पुस्तक लिखी गई है। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार को यदि हम देखें तो दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार देखिए। ब्रिटिश शासन की अप्राकृतिक वित्तीय तथा आर्थिक नीति का विरोध। दादा भाई ने ब्रिटिश शासकों की अप्राकृतिक वित्तीय तथा आर्थिक नीति का खेद प्रकट किया। उन्होंने अंग्रेजों की नीति को अप्राकृतिक इसलिए बताया कि उन्होंने देश पर सार्वजनिक ऋण का बोझ लाद रखा था। इसलिए दादा भाई चाहते थे कि देश की आर्थिक समृद्धि के लिए देश के साधनों के इस विनाशकारी निर्गम को रोका जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ से, भारत से जो इंग्लैंड जो ये धन ले जा रहे हैं
और ये जो लूट खसोट करके और भारत को गरीब बना रहे हैं, ये कतई ठीक नहीं है, ये अनैतिक है। भारत से धन का निर्गम, इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि दादा भाई ने भारतीय वित्त की विभिन्न समस्याओं पर अपनी सांख्यिकी पद्धति से विचार किया और समस्याओं का मूल कारण जानने के लिए एक वैज्ञानिक विश्लेषण किया था। और दादा भाई ने आंकड़े देकर के सिद्ध किया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारत से इंग्लैंड जाने वाली भारी धनराशि, यानी भारत के लोग गरीब क्यों है, भारत के लोग गरीबी का कारण यह है कि यहाँ की धनराशि है, यहाँ के जो धन है वो इंग्लैंड जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। इंग्लैंड जाने के कारण ये भारत है वो गरीब है। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड के प्रति वर्ष में इंग्लैंड जो है प्रति वर्ष लगभग 3 से 6 करोड़ पाउंड की राशि भारत के साधनों की लूट कर रहा है। अर्थात जो 3 से 6 करोड़ पाउंड है वो यहाँ से है वो भारत से इंग्लैंड भिजवाया जा रहा है। तो भारत गरीब नहीं होगा तो और क्या होगा। धन के निर्गम सिद्धांत में उन्होंने और भी कई मत गिनाए कि धन का निर्गम और कैसे कैसे, मतलब धन की बर्बादी कैसे हो रही है। एक तो ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन है वो भारत से जा रही है, युद्ध कार्यालय का भुगतान किया जा रहा है, युद्ध में काम आने वाले युद्ध कार्यालय जो है उसमें जितने कर्मचारी काम करते हैं उनका भुगतान हो रहा है। भारत में ब्रिटिश सेना का खर्चा है, भारत सरकार के इंग्लैंड में खर्चे हैं, भारत में स्थित ब्रिटिश व्यावसायिक वर्गों द्वारा अपनी कमाई से वो स्वदेश भेजी गई रकम, वैसे से भारत में यहाँ लोग बसे हुए हैं और वो यहाँ से कमाई करके और वो क्या करते हैं, यानी लूट खसोट करके और वो अपनी कमाई है वो कहाँ भेजते हैं? इंग्लैंड भेजते हैं। तो ये भी क्या है कि ये धन निर्गम के ये 4-5 रास्ते उन्होंने बताए थे। अब हम देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक दर्शन। तो दादा भाई नौरोजी का राजनीतिक दर्शन है, इस पर पहला है राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार का पोषण। पहला क्या है? राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार का पोषण। दादा भाई ने राजनीतिक सत्ता के नैतिक आधार पर जोर दिया और कहा कि न्याय, उदारता और मानवता की आधारशिलाओं पर ही राजनीतिक व्यवस्था की एकता कायम रखी जा सकती है। न्याय पर और मानवता, न्याय होना चाहिए, उदारता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। दादा भाई के अनुसार हृदय, अनुभूति और भावनाओं की एकता राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार है। राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार क्या है? ये है हृदय, अनुभूति और भावनाएं। और 2 मई 1867 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य शीर्षक से पेपर पढ़ते हुए दादा भाई ने कहा कि यदि 20 करोड़ असंतुष्ट भारतवासियों और 1 लाख ब्रिटिश सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ, परिणाम स्पष्ट है, सैनिक शक्तिशाली है और वो जीत जाएंगे। उस संघर्ष में एक राष्ट्र कई बार पराजित ही क्यों न हो जाए, लेकिन उसकी आत्मा पराजित नहीं होगी। यानी कि वहां ज्यादा सैनिक है और वो सैनिक लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में वो चिंगारी सदा रहेगी। इसलिए आप अपनी राजनीति में बदलाव कीजिए। दूसरा है ब्रिटिश चरित्र और न्यायप्रियता में भी विश्वास था। दादा भाई अंग्रेजों के विवेक और न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत को सभ्य बनाए जाने वाले पुनीत कामों में विश्वास था। अपने कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि अंग्रेजों का उस समय तक भारत में बने रहना आवश्यक है जब तक कि भारतीयों को वे स्वावलंबी बनाने संबंधी अपनी न्यासिता का उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। यानी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का यहां तक रहना जरूरी है कि जब तक भारत वाले हैं वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाए। और 13 सितंबर 1880 को उन्होंने लुई मालेट को एक लेटर लिखा था। लुई मालेट जो है उसको एक लेटर लिखा था। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए ये बनाया है। तो आप जरूर बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। 13 सितंबर 1880 को उन्होंने लुई मालेट को एक पत्र लिखा था और उन्होंने लिखा था उस पत्र में अंग्रेज जाति के चरित्र में उच्च कोटि की सभ्यता का वर्णन किया। उन्होंने अंग्रेज जाति के बारे में बहुत अच्छा लिखा है कि आपका यहाँ आना भारत के हित में है और भारत के लिए आप वरदान है। ये सारी बातें उन्होंने उस लेटर में लिखी थी, तो लुई मालेट को उन्होंने लिखा था। और तीसरी बात है ब्रिटिश लोकमत को जागृत करने का प्रयास भी उन्होंने किया। दादा भाई की मान्यता थी कि भारतीय समस्याओं के बारे में ब्रिटिश लोकमत को जगाने की आवश्यकता है। इसी कारण दादा भाई ने व्योमेश चंद्र बनर्जी आदि के सहयोग से लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों में सहयोग बढ़ाना था। जिसका उद्देश्य क्या था? यानी अंग्रेजों और भारतीयों में सहयोग बढ़ाने का था। चौथी बात है उपनिवेशवाद की निरंकुशता पर प्रहार। उपनिवेशवाद की निरंकुशता पर प्रहार। दादा भाई ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की निरंकुशता की नैतिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। नैतिक बुराइयों का पर्दाफाश किया। उनके अनुसार निरंकुश शासन राजनीतिक शक्ति को धारण करने वाली
राजनीतिक शक्ति को धारण करने वालों की नैतिक संवेदन शक्ति को क्षीण और कुंठित करके उन्हें भ्रष्ट कर देता है। उन्होंने कहा कि उपनिवेशवाद जो है ये आपका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेज अधिकारी निरंकुशता की आदतें प्रशिक्षण लेकर के जब अपने देश में जाएंगे तो वहां इंग्लैंड के चरित्र और संस्थाओं को प्रभावित करते हुए खुद पतित हो जाएंगे और एशियाई निरंकुशवाद के स्तर तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब यहाँ आप जैसे भारतीयों को नौकर समझते हैं और अपने को मालिक समझते हैं और यह आदत पड़ जाएगी, ये आदत पड़ जाएगी और इस आदत में जब आप वहां इंग्लैंड में जाएंगे तो इंग्लैंड में भी आप ऐसा ही करेंगे, जिससे क्या है कि आपकी सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाएगी, आप फ्लॉप हो जाएंगे। समझाया था उन्होंने, लेकिन अंग्रेज समझे नहीं थे। पांचवी, क्योंकि लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। अंग्रेजों को हमारे जो बहुत सारे जो यूं कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारक है, उन्होंने अपने शालीन तरीके से उन्हें समझाया था कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी थी। पांचवी है संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण साधनों पर आग्रह। दादा भाई की पद्धति संवैधानिक और शांतिपूर्ण थी। उनका विश्वास था कि संवैधानिक आंदोलन की पद्धति के आधार पर ही भारतीय अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीयों के लिए यही मार्ग श्रेयस्कर है और वे संवैधानिक ढंग से सम्मिलित आवाज में अपनी मांगे ब्रिटिश शासन के सम्मुख रखते थे। उन्होंने कहा कि भी हमें संवैधानिक तरीके से सुधार करना चाहिए। छठी बात है देशी रजवाड़ों के महत्व को उन्होंने स्वीकार करना। उन्होंने कहा कि देशी रजवाड़े, देश में जो रजवाड़े हैं उस समय, जैसे अपने देश में जब देश आजाद हुआ था तो लगभग 563 या यूं कह सकते हैं कि लगभग 600 के करीब जो है देशी रियासतें थी। तो उन्होंने कहा कि देशी रियासतों का बहुत महत्व है और विदेशी शासन के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में दादा भाई नौरोजी ने देशी रियासतों के महत्व को भली भांति समझा था और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि देशी रजवाड़ों को राजनीतिक आंदोलन में रखा जाएगा तो अपने देश के लिए अच्छा होगा। दादा भाई ने रजवाड़ों को सार्वजनिक कार्य के लिए वित्तीय सहायता देने का भी सुझाव दिया ताकि भारत अपने राजनीतिक संघर्ष में अधिक अच्छी तरह से कदम बढ़ा सके। ये तो था इनका राजनीतिक दर्शन और दादा भाई का स्वराज्य से संबंधित दादा भाई की क्या धारणा थी। प्रश्न आ सकता है कि स्वराज्य से संबंधित वो क्या चाहते थे। अपने सार्वजनिक जीवन के पूर्वार्ध में दादा भाई ने ब्रिटिश शासन को भारत में वरदान समझा था। पूर्वार्ध में यानी शुरू में उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन अपना वरदान है। उनकी ब्रिटिश शासन की न्यायप्रियता में उनका अटूट विश्वास था। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1986 के अधिवेशन में उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश शासन के प्रति भारतवासियों को निष्ठा एवं भक्ति की घोषणा भी की थी। लेकिन जब 20वीं शताब्दी यानी 1900 से बाद 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक के प्रारंभिक वर्षों में ही उनके विचारों में अंग्रेजों के प्रति कठोरता परिलक्षित होती गई। वो कठोरता आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश शासकों से बार बार निराशा हुई। उन्होंने याचना की, अनुनय विनय किया, लेकिन वो अंग्रेजों ने बात उनकी मानी नहीं। तो फिर उन्होंने समझ गए कि ये लोग तो हमें लूट रहे हैं और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्वराज्य का अधिकार प्राप्त किए बिना भारत जो है अपनी राष्ट्रीय महानता को उपलब्धि नहीं कर सकता। भारतीय राष्ट्रीयता को अगर राष्ट्रीय महानता को उपलब्धि लेनी है तो भारत को क्या करना होगा? स्वराज्य यानी स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करना होगा, अर्थात देश में अपना शासन होगा। और 18 मार्च 1904 को उन्होंने भारत में कुशासन विषय पर दादा भाई ने एक प्रभावशाली भाषण दिया था। 18 मार्च 1904 को भारत में कुशासन, इस पर एक प्रभावशाली भाषण दिया था और इसके बाद ही उन्होंने स्वशासन की मांग की गई थी। और 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर दादा भाई ने भारतीय जनता को 3 महत्वपूर्ण अधिकारों पर बल दिया था। 3 बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि उच्च लोकसेवा में भारतवासियों की अधिकाधिक संख्या में वृद्धि होनी चाहिए। 1906 में उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भाई भारत में जो लोक सेवाओं की नियुक्ति अर्थात कलेक्टर वगैरह बनाए जाते हैं तो यहाँ अधिक से अधिक भारतीय होना चाहिए। दूसरा, भारतीयों को अधिकाधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए जिससे वे स्वशासी उपनिवेशों के नमूने पर अपने यहाँ भी विधान परिषद स्थापित कर सके। ज्यादा से ज्यादा ये जो राजनीतिक क्षेत्र है इसमें भी भारतीयों को शामिल किया जाए। तीसरी बात थी ब्रिटेन तथा भारत के बीच न्याय और औचित्यपूर्ण आर्थिक संबंध होने चाहिए। ब्रिटेन और भारत के बीच न्याय और औचित्यपूर्ण अर्थात अर्थव्यवस्था का मामला है। यहां से जो तुम धन निर्गम कर रहे हो, धन ले जा रहे हो, वो गलत बात है। और उन्होंने स्वराज की मांग प्रस्तुत की और ये पहला अवसर था जब कांग्रेस के अधिवेशन के मंच से दादा भाई ने स्वराज्य की मांग की। यानी 1906 में स्वराज्य की मांग करने वाला ये पहला अवसर था। और दादा भाई की जीवनी लिखने वाले हैं R.A. मसानी। और R.A. मसानी ये लिखते हैं कि दादा भाई अनेक निराशाओं के बाद भी जिस उद्देश्य, सिद्धांत और नीति और कार्यप्रणाली के साथ दृढ़तापूर्वक राजनीति में भाग ले रहे थे, गांधी जी ने उसी का अनुसरण किया था। अर्थात गांधी जी जो है वो दादा भाई नौरोजी की
पद चिन्हों पर ही चले थे और तभी उन्होंने भारत देश को आजाद करवाया था। मैं समझता हूं कि ये पार्ट आपके अच्छी तरह से समझ में आया है। इस पार्ट में से जो भी होंगे आप अवश्य ही लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोज है वो आपको आगे भी मिलते रहें, क्योंकि अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में आएंगे, फाइनल में आएंगे, तब भी हमारी जो ये स्टडी है वो अनवरत चालू रहे। जय हिंद, जय भारत।